Am I audible to both of you? Yes, ma'am. Okay. So अमीशा, हमने कल डिसाइड किया था, नवनीत ने मुझसे ये बोला था कि मैंने जो चैप्टर कंप्लीट किया मनी एंड बैंकिंग वाला, आई होप आपको याद होगा, मैंने एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है। तो मैं उसके पहले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊं। आफ्टर दैट उसने ये बोला है कि उसके टेस्ट में गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर आ रहा है। आपके क्या स्कूल में क्या चल रहा है, आपके टेस्ट में क्या आने वाला है, मुझे बताएं पहले। हम गवर्नमेंट बजट आ रहा है हमारे इसमें भी। ठीक है, और कौन सा चैप्टर हो रहा है साथ ही साथ? मनी वाला भी है। और बीओपी आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस सर। ओके, चलो फिर तुम दोनों का सिलेबस जब सेम है तो मैं इसी तरीके से चलूंगी। अभी हम हाफ एन आवर थोड़ा एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वाला क्लियर, क्या कहते हैं, तुम्हें चैप्टर स्टार्ट करूंगी। हैव यू क्लियर बोथ ऑफ यू? नवनीत प्लीज रिप्लाई। यस मैम। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द एमसीक्यूज। स्क्रीन विजिबल हो रही है तुम दोनों को? यस मैम। यस सर। Wait a second. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू पोर्शन। देखो Yes, हमारे ma'am. एमसीक्यू पोर्शन में हम आज मनी एंड बैंकिंग के थोड़े एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? Yes मैम। सो द फर्स्ट पार्ट इज, जो एमसीक्यू का है वो आप लोग ही बताओगे। अगर आपको हाँ, डाउट मैम। होता है तो मैं आपका आंसर क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। जस्ट वेट अ सेकंड, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, फर्स्ट वाला। मैम एपेक्स बैंक क्या होता है? देखो एपेक्स बैंक होता है लार्ज बैंक, सबसे बड़ा बैंक जिसकी ब्रांच सबसे बड़ी हो। मैम फर्स्ट का आंसर वही है। अच्छा, क्या है फर्स्ट का आंसर? एपेक्स एपेक्स बैंक। ओके राइट। सेंट्रल बैंक हमारा क्या होता है? एपेक्स बैंक होता है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज द मैम इसका मनी इज अ मीडियम ऑफ व्हाट? एक्सचेंज। मैम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। देखो नवनीत, मनी क्या है? मनी से पहले बार्टर सिस्टम आया था, लेकिन मनी से हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब होता है सामान खरीदते और बेचते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसका सेकंड का Okay, आंसर ma'am. होगा ऑप्शन सी। यस मैम। आप अपना माइक Function म्यूट of- कर लोगे एक बार नवनीत? पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है द फंक्शन ऑफ मनी दैट इट इज। बताओ क्या होगा इसका आंसर? मैम स्टोर ऑफ स्टॉक। स्टोर ऑफ व्हाट? स्टोर ऑफ करेंसी। स्टोर ऑफ ओके, करेंसी। आपका क्या वैल्यू। आंसर है? मैम ये डी होगा आई थिंक। अरे सॉरी, ए ही होगा मैम, ए। मैम अच्छा, स्टोर ऑफ एक आंसर। मैम ए। पहले एक जना बोलो, पहले बोलो अमीशा, आप बोलो पहले। मैम स्टोर ऑफ करेंसी। ओके, एंड नवनीत आपका आंसर? मैम सेम मैम वही। ठीक है, देखो इसका आंसर ऑप्शन सी है। मैं रीजन बता देती हूँ क्यों। देखो मनी का फंक्शन, हम मनी का फंक्शन पढ़ रहे कि मनी का काम क्या होता है। मनी बेसिकली हमारी वैल्यू को स्टोर करती है। जो हमने बार्टर सिस्टम में डिसएडवांटेज पढ़ी थी कि बार्टर सिस्टम में स्टोर और वैल्यू नहीं कर सकते, वहां पर वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते, बट हम मनी में ऐसा कर सकते, मनी ऐसा काम करता है, ठीक है? क्लियर है तुम्हें एक्सप्लेनेशन?
Yes, sir. Yes, ma'am. ओके अब फोर्थ वाला देखो एक बार एमसीक्यू. Fourth MCQ is money overcomes the problem of barter system. Option A is can't say. Option B is seldom. Option C is zero. And option D is 1. तो क्या इसका आंसर होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ मैं कि मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. तो ऑप्शन ए बोलता है कि कुछ नहीं बोल सकते. ऑप्शन बी सेल्डम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऑप्शन सी इज नहीं एंड ऑप्शन डी इज 1. 1 मीन्स कि 100% हाँ किया है. आंसर बताओ. No, option D. अच्छा नवनीत तुम्हारा. Am I audible? Yes, sir. मैम डी है, डी. ठीक है. ओके आंसर इज राइट. क्योंकि मैंने तुम्हें जब शुरू में पढ़ाया था कि मनी ने क्या किया, बार्टर सिस्टम आया. बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, मनी लेके आए. ठीक है. अब तुम्हारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखो. वन ऑफ द मेजर ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को नापने का तरीका कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इज O1, ऑप्शन बी इज N1, ऑप्शन सी इज M1 एंड ऑप्शन डी इज P1. सो व्हाट इज द आंसर? मैम M1. Okay, right. Next is the next question. Question number 6 क्या बोलता है? Question number 6 says that the process of money creation, money creation की process को और credit creation की process कौन करता है? Is done by which bank? A Ma'am, option Central is Bank. rural bank. Okay, Ma'am, पहले मैं Central Bank. ऑप्शन पहले मैं पढ़ लूं. ध्यान से क्वेश्चन सुनो एक बार, वापस रिपीट कर देती हूँ. देखो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन करना, मैंने आपको एक टेबल समझाई थी बार्टर जब हम मनी इन बैंकिंग पढ़ रहे थे कि पहले 1000 रुपीज का डिपॉजिट आ रहा है, फिर लोन दे रहे हैं, फिर वापस डिपॉजिट आ रहा है, फिर लोन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो 1000 के 5000 हो गए थे. याद आया, रिकॉल आया कुछ तुम दोनों को? Yes, sir. ठीक है. तो ऑप्शन ए है रूरल बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक एंड ऑप्शन डी है कमर्शियल बैंक. तो आंसर क्या होगा? Central Bank. ओके अमीशा का आंसर है सेंट्रल बैंक. एंड नवनीत योर्स? मैम रूरल बैंक. कौन सा? मैम वर्ल्ड बैंक है. ठीक है. देखो इसका आंसर है कमर्शियल बैंक. रूरल बैंक और वर्ल्ड बैंक का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं होता. देखो रूरल बैंक क्या होते हैं, जो विलेजेस में काम करते हैं. वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं. सेंट्रल बैंक कभी भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता. सेंट्रल बैंक जबकि क्या करता है, अपोजिट काम करता है, क्रेडिट क्रिएशन को रोकता है. कमर्शियल बैंक ही क्रेडिट क्रिएशन. हमेशा ध्यान रखो क्रेडिट क्रिएशन वही बैंक करता है जो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहा है. पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है. हम उन्हीं के पास अपना पैसा सेविंग्स रखते हैं, वही हमें लोन देते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कमर्शियल बैंक always done the credit creation, money creation, and central bank controls the credit creation. Okay? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है. Next is the money is something that what that is option A is money कोई ऐसी चीज है जिसको क्या किया गया है. ऑप्शन A is universally accepted, ऑप्शन B is locally accepted, ऑप्शन C is accepted by banks and ऑप्शन D is regionally accepted. मैं एक बार ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब होता है सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया. लोकली का मतलब कुछ लोगों ने, जैसे लोकलाई, जैसे मुंबई के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मनी को एज अ समथिंग, सिर्फ बैंक ने एक्सेप्ट किया. और रीजनली का मतलब किसी रीजन ने, एक स्टेट ने एक्सेप्ट किया. सो व्हाट इज द मैम आंसर ऑफ दिस? यूनिवर्सल. Universal. मैम सबने एक्सेप्ट किया यूनिवर्सल. Okay, good. Okay. Next is the one drawback of barter exchange. Barter exchange का drawback क्या है? Option A is lack of trust. Option B is lack of coincidence of bonds. Option C is lack of double coincidence of bonds. ध्यान से सुनना. And lack of goods. तो तुम्हारे हिसाब से क्या drawback है इसका? मैम बी. Option C. ऑप्शन अमीशा का क्या आंसर है? Ma'am, option C. ठीक है. एंड योर्स नवनीत? मैम बी.
बी। देखो इसका आंसर है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देती हूँ कि क्यों इसका आंसर है। देखो जब हमने बार्टर सिस्टम की फर्स्ट डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कमी होती है। देखो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि अगर आज मुझे जो चीज चाहिए तो सामने वाले बंदे को भी मुझसे वही चीज चाहिए, ऐसा बंदा ढूंढना बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो उसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की लैकिंग। ठीक है, आया समझ? यस मैम। ओके। क्वेश्चन 9th is what do you mean by credit creation by commercial banks? आप क्या समझते हैं कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है? ऑप्शन ए इज इट इज द प्रोसेस ऑफ लोन क्रिएशन। ऑप्शन बी इज इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्शन सी it is the process of total withdrawal creation, and option D is it is the process of total deposit creation. थोड़ा उस टेबल को याद करके आंसर देना आप, ठीक है? मैम आंसर सी। योर्स नवनीत आपका क्या आंसर है? मैम आंसर सी। ओके, एंड योर्स अमीशा? मैम ऑप्शन है। Okay, the answer is option D. The reason is that देखो अमीशा आप क्या कंफ्यूज हो गए हो, आपने लोन क्रिएशन और टोटल डिपॉजिट क्रिएशन को कंफ्यूज किया है। जब मैंने वो टेबल पढ़ाई थी उसमें 1000 रुपए का डिपॉजिट आया, 1000 का लोन दिया, फिर लोन डिपॉजिट बना, फिर डिपॉजिट लोन बना, फिर लोन डिपॉजिट बना, ऐसे ऐसे करके टोटल डिपॉजिट कितने के हो गए कमर्शियल बैंक के? 5000 हो गए थे। इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन को क्या बोला है? टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बोला है। और नवनीत कभी भी ध्यान रखो, हमेशा क्रेडिट क्रिएशन कभी भी विड्रॉल क्रिएशन नहीं होता है। क्रेडिट क्रिएशन हमेशा डिपॉजिट से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, क्लियर है तुम दोनों को आंसर इसका? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज बैंक रेट इज फॉर। बैंक रेट क्या होती है? दैट इज कमर्शियल बैंक बाय द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बाय द कमर्शियल बैंक। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ। इनमें ऑप्शन ये बोला कि बैंक रेट क्या होती है, मतलब कमर्शियल बैंक के द्वारा दी गई गवर्नमेंट को, कमर्शियल बैंक के द्वारा दी गई सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक के द्वारा दी गई सेंट्रल बैंक को, या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा दी गई कमर्शियल बैंक को। आंसर बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस मैम सेम। एंड योर्स नवनीत? ऑप्शन डी। ओके ओके, आंसर देखो इसका सेंट्रल बैंक बाय द कमर्शियल बैंक, क्योंकि देखो बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट इज फॉर सेंट्रल बैंक। वेट अ सेकंड, सॉरी, इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। मैं रीजन बता देती हूँ एक बार। ऑप्शन बी क्यों होगा? देखो क्वेश्चन पढ़ो, बैंक रेट किसके लिए होती है? बैंक रेट वो रेट होती है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। तो बेसिकली किसके लिए लोन है? वो कमर्शियल बैंक के लिए ना, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। बैंक रेट इज फॉर कमर्शियल बैंक्स के लिए होती है बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ना कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देता है। जो डी ऑप्शन है ना वो ये सजेस्ट कर रहा है कि सेंट्रल कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? सेंट्रल बैंक को लोन दे रहा है। ऐसा नहीं होता, सेंट्रल बैंक फादर होता है, कमर्शियल बैंक सन होता है। तुम्हें क्लियर हुआ इसका एक्सप्लेनेशन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, हमेशा ध्यान रखना इसका ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है? लैंडिंग रेट इज फॉर। लैंडिंग रेट किसके लिए होती है? पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक, पब्लिक के लिए होती है कमर्शियल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक के लिए होती है बाय द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के लिए होती है बाय द सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक्स के लिए होती है बाय द गवर्नमेंट। क्या आंसर है इसका? एक बार ढंग से समझ लो। लैंडिंग रेट मतलब होती है जिसपे हम उधार लेते हैं। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, आंसर बताओ। ऑप्शन है। मैम
ऑप्शन ए अमीशा का। नवनीत योर्स? मैम ऑप्शन बी। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए क्यों है इसका आंसर, एक तो समझो लैंडिंग रेट क्या होती है। लैंडिंग रेट वो रेट होती है जिसपे हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो देखो सेंट्रल बैंक तो कभी उधार लेगा नहीं कमर्शियल बैंक से, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो क्या देता है, उधार देता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक भी नहीं हो सकता, कमर्शियल बैंक तो गवर्नमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कमर्शियल बैंक कभी भी गवर्नमेंट को उधार नहीं देती है। जब आपने आरबीआई क्या है बताए किसी को तुम दोनों में से? रिजर्व बैंक Yes, ऑफ ma'am. इंडिया क्या है? मैम सेंट्रल बैंक से वो है। ओके, तो आपने जो फंक्शंस पढ़े थे तो हमेशा आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को लोन देता है, ना कि कमर्शियल बैंक। इसलिए इसका आंसर है लैंडिंग रेट पब्लिक के लिए होती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, पब्लिक्स को लोन देते हैं, उनसे सेविंग्स एक्सेप्ट करते हैं। आया तुम्हें समझ? तुम्हें इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा डाउट राइज हो गया होगा तुमके 10th वाले क्वेश्चन में। अब क्लियर है 10th और 11th एमसीक्यू? ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या बताता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन का ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी, करेंसी का मीन्स रुपीस को खरीदना बेचना सेंट्रल बैंक के द्वारा। बी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। सी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक। एंड डी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। एनी आइडिया बताओ? मैम आंसर बी। आंसर डी। अच्छा, अमीशा इज सेइंग डी एंड नवनीत योर्स? मैम बी। डी और बी? मैम बी। ओके ओके, या द करेक्ट आंसर इज बी। अमीशा ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज खरीदता बेचता है। क्यों खरीदता बेचता है? क्योंकि इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने होते हैं। तो कभी भी ओपन मार्केट ऑपरेशन वो नहीं होती जब हम फॉरेन एक्सचेंज को बेचते हैं। आपने जो डी आंसर बोला है वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन का कोई भी रिलेशन नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज से। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स डिबेंचर्स, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। क्लियर है मिशा तुम्हें इसका आंसर बी क्यों है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, मनी सप्लाई किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है मनी सेव्ड इन, अब देखो इसके अंदर मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, M1 M2 का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, मनी सप्लाई किसके बराबर है? मनी सेव्ड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ओनली। ऑप्शन फर्स्ट इज, ऑप्शन सेकंड इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ने जो मनी ले ली वो। सी इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी, इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी कितनी सर्कुलेट हो रही है, भले वो गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल हो, बैंक्स हो, ये सब। डी इज टोटल फ्लो ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ मनी कितना है। और सी स्टॉक ऑफ मनी। ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट ने कितना हेल्ड किया है। ऑप्शन 1 इज पोस्ट ऑफिस। आंसर क्या होगा इसका? मैम एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। ऑप्शन 1। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन 13 इज मनी सप्लाई किसके बराबर होता है? इसका मतलब मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज मनी सेव्ड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ओनली। ऑप्शन बी इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। एंड ऑप्शन डी इज टोटल फ्लो ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। आंसर बताओ? मैम ऑप्शन ए। Amisha is saying option A. Okay. मैम ऑप्शन सी। Okay. Navneet answer is correct. मनी सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमी में अब तक कितना पैसा सर्कुलेट हो चुका है। देखो अमीशा, हमने ना मनी सप्लाई के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, M1 M2 M3 M4। देखो मनी सप्लाई जो आपने ऑप्शन ए बोला है वो सिर्फ M1 का पार्ट है, उसके अंदर M1 M2 M3 4 मिलाकर के ऑप्शन सी होता है। मनी सप्लाई का मतलब अब तक इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट हो चुकी है। देखो इसका आंसर फ्लो ऑफ मनी क्यों नहीं है? फ्लो ऑफ मनी इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लो में हम देखते हैं इस दिन तक, इस दिन, इस महीना,
और स्टॉक का मतलब अब तक कितने, अब से लेकर अब तक कितना मनी सर्कुलेट हो चुका है इकोनॉमी में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? नो मैम। Okay. Question 14 is the lender of last resort is a function of, lender of last resort किसका function है? पहला रूरल बैंक, सेकंड पोस्ट ऑफिस, सी सेंट्रल बैंक, डी कमर्शियल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब समझा देती हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए, मतलब अगर हमें कोई किसी पैसे की जरूरत हो तो लास्ट में एक सहारा बनता है सिर्फ सिर्फ सेंट्रल बैंक, मतलब सिर्फ सेंट्रल बैंक सहारा बनता है उधार लेने के लिए। तो ये Yes, किसका ma'am. फंक्शन हुआ? मैम सी का बताओ। ही होगा, सेंट्रल बैंक ही बनता है अच्छा, नवनीत इज सेइंग सी। आरबीआई के थ्रू। ओके, अमीशा का क्या आंसर है? ऑप्शन सी। ऑप्शन रिपीट करूं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, या योर आंसर इज करेक्ट अमीशा, ऑप्शन डी इज अ फंक्शन। मैं एक बार समझाती हूँ। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसका काम होता है? इसका मतलब है कि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास लास्ट में किसके लिए बचेगा? वो सेंट्रल बैंक, वो कमर्शियल बैंक के लिए बचेगा। कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या बोलता है कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो किसके पास जाना है? सेंट्रल बैंक के पास। So the answer Ma'am. of the lender of last resort is a function of commercial bank. Yes, Navneet. मैम बट ये सेंट्रल बैंक तो सबसे बड़ा बैंक है ना, तो Yeah, it's a large bank, but देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोला है कि ये फंक्शन किसका, ये किसका काम है? तो कमर्शियल बैंक का काम है कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो लास्ट में किसको अप्रोच करना है? सेंट्रल बैंक को। ये फंक्शन है इसका, कमर्शियल बैंक का। वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता, उसको एक ही, उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा ना, किसके पास जाना है? सेंट्रल बैंक के पास जाओ। तो वो होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन। क्लियर है? यस मैम। Okay. Last but not the least, question 15 is लीगल रिजर्व रेशियो किसके बराबर होता है? लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू CRR प्लस SLR, SLR CRR माइनस SLR, CRR डिवाइडेड बाय SLR है। बी ऑप्शन इज CRR माइनस SLR, सी ऑप्शन इज SLR माइनस CRR एंड डी ऑप्शन इज CRR प्लस SLR। सो लीगल रिजर्व रेशियो किसके बराबर हुआ? बताओ। मैम CRR प्लस SLR। ओके, नवनीत इज सेइंग ऑप्शन डी एंड अमीशा योर आंसर? ऑप्शन डी। ओके, या यू बोथ आर करेक्ट। CRR प्लस SLR दोनों के लिए एक टर्म बनाइए, लीगल रिजर्व रेशियो। जब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा हमें लीगल रिजर्व रेशियो मिल जाता है। सो आज के MCQs तुम्हें क्लियर हुए? कोई डाउट किसी भी MCQ में कि मैम इसके ऑप्शन में ये आंसर क्यों आया, एंड कोई भी किसी भी चीज में डाउट, या फिर तुम MCQs तुम्हें सेटिस्फैक्टरी लगे हैं MCQs? नो मैम। यू आर नॉट सेटिस्फाइड नवनीत? मैम satisfied about it. You told no, ma'am. Ma'am, I am telling that the all MCQs are Okay. And Amisha, your answer. Have you satisfied with the MCQs and the answers? Yes, ma'am. Okay, so हम start करें फिर हमारा next chapter गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वाला। Yes, sir. Yes, Okay, ma'am. मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। Wait a second. ओके, मैं व्हाइट बोर्ड से थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, कल स्क्रीन शेयर कर लूंगी। व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? Yes, sir. ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी
किसी को कोई भी आइडिया कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है? पहले तो बताओ कि बजट का किसी को कोई आइडिया कि व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है? मैम बजट वो होता है मतलब कि मैम मतलब जो हमारे पूरे गवर्नमेंट जो अपना एक बजट बनाती है कि हमें किस चीज पे कितना इन्वेस्ट करना है या क्या करना है। ठीक है, ठीक है। देखो बिल्कुल सही बोला आपने नवनीत। देखो हमारे इंडिया के अंदर लास्ट डे ऑफ अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी होता है, फरवरी का जो लास्ट डे होता है इस पे बजट प्रेजेंट किया जाता है। वो बजट हमें क्या बताता है? देखो बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, आने वाले समय के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो बजट हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द बजट अनफोल्ड्स टू थिंग्स। फर्स्ट इज द, पहली जो चीज है वो हमें बताता है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, कर रही है ओवर द पास्ट 1 ईयर। पिछले साल गवर्नमेंट ने किस तरह से काम किया, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन रही। पहली चीज तो बजट ये बताती है जब प्रेजेंट करते हैं। सेकंड बजट क्या बताता है? द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या प्रोग्राम्स लाएगी और क्या क्या पॉलिसीज को अडेप्ट करेगी, बट फ्यूचर के लिए देखा जाता है ये। एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट करेगी प्रोग्राम्स, क्या पॉलिसीज लाएगी, लाइक एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कितना इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, ये सब गवर्नमेंट हमारे बजट में डिस्क्राइब करती है। टैक्सेशन क्या रहेगा, टैक्स की रेट्स कितनी रहेंगी, स्लैब्स क्या होंगे। स्लैब्स का मतलब होता है कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये हर एक चीज मतलब बोलते हैं ना टॉप टू बॉटम, लाइक हर एक ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन हमारे बजट में होता है। टैक्स हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टेरिशरी सेक्टर हो गया, कोई स्कॉलरशिप्स निकालनी है तो वो सब हर चीज गवर्नमेंट बजट के अंदर आती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट निकालती है अपने बजट के अंदर, घर के लिए भी होती हैं, कुछ गरीबों के लिए ऐसी पॉलिसीज होती हैं। जैसे आप देखते हो गरीबों को फ्री अनाज दिया जाता है। ये सब चीजें सब गवर्नमेंट अपने बजट में निकालती है। क्लियर है सबको? बजट की डेफिनेशन, बजट क्या क्या चीजें टू अनफोल्ड करता है, हमें पास्ट की परफॉर्मेंस बताता है, फ्यूचर के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है बजट के अंदर। क्लियर है? एनी डाउट टू एनीबॉडी टिल हियर? नो मैम। नो मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। या देखो बजट के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं। देखो पहली जो चीज है बजट, सबसे पहले बजट का मतलब क्या होता है? बजट क्या होता है कि आने वाले समय में हम कितना खर्चा करेंगे और हमें कितनी रिसिप्ट्स होंगी उसका एस्टिमेशन लगाना, यही मेन एक डेफिनेशन होती है बजट की। गवर्नमेंट जब इंडिया के लिए बजट बनाती है तो वो यही करती है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में मैं इतना खर्चा करूंगा। वो सब एस्टिमेशन के बेस पे चलता है क्योंकि हम एक्चुअल नहीं डिसाइड कर पाते, तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं। वो एस्टिमेशन का बेस कैसे लेती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बेस लेती है पहले वाली, जो पिछला साल गया ना, पिछले साल की परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट क्या लेती है? बेस लेती है। उसको देख करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगाती है और रिसिप्ट्स का। साथ ही साथ वो क्या प्रोग्राम्स, क्या पॉलिसीज लेके आएगी जिससे इंडिया की डेवलपमेंट हो, इंडिया का ग्रोथ बढ़े, एजुकेशन सेक्टर बढ़े। ठीक है, साथ ही साथ जो ऐसी महिलाएं हैं जो अनएजुकेटेड है उनको क्या देना? एम्प्लॉयमेंट देना। किस तरह से एम्प्लॉयमेंट देना? उनके हार्ट, हैंडीक्राफ्ट जो चीजें होती है आजकल, जो तुमने देखा होगा जो वुमेन्स होती हैं जो गांव की होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनकी ना हैंडीक्राफ्ट चीजें बहुत अच्छी होती है, वो अनएजुकेटेड होती है बट उनकी हाथ से बनाई हुई चीजें बाहर तक बिकती हैं। तो उनको किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना,
उनके सामान को कैसे बेचेंगे बाहर की कंट्रीज के अंदर, वो सब हमारे गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि खर्चा कितना होगा, रिसिप्ट्स कितनी होगी, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती है गवर्नमेंट बजट। अब क्लियर है तुम्हें नवनीत? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि क्यों गवर्नमेंट बजट लाया जाता है, बिना इसके लाए भी काम चल सकता है, हम नहीं लाते हैं, ऐसा करते हैं। बट देखो, कोई भी चीज जब की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेन एम होता है। सो मेन एम इसके अंदर गवर्नमेंट बजट के अंदर है हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या होता है, तुम में से मुझे कौन बताएगा? हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। हमने नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारी ये चीजें टर्म बार बार पढ़ी है। मैम जीडीपी वो होता है कि जैसे ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है। ठीक है, तो मैम ये Okay. हमें जो कोई भी चीज हम जीडीपी क्या, एक मिनट, वेट अ सेकंड, सॉरी, या जीडीपी ग्रोथ। हाँ, अब बोलो जीडीपी क्या होता है? मैम वो गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है। नो, इट्स नॉट अ टैक्स, यू आर गिविंग अ रॉन्ग डेफिनेशन। देखो जीडीपी क्या होता है? हाँ जी, हाँ अमीशा बोलो। Ma'am, it shows the development of economy. या इट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बट व्हाट इज द मीनिंग? मेन मीनिंग क्या होता है जीडीपी का? क्या डिफरेंस है जीडीपी और नेशनल इनकम के अंदर? चलो मुझे तुम ये चीज बताओ, जीडीपी और नेशनल इनकम के अंदर क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस बोल दो। मैं हिंट भी दे रही हूँ, यहाँ डोमेस्टिक आ रहा है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब बताओ, एनी आइडिया टू एनीबॉडी? हाँ जी मैम ये मतलब जो हमारे जितने भी डेवलप्स होते हैं ना, कोई चीज हमारे डेवलपमेंट होता है, तो हमारी क्या चीज कितनी डेवलप हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे बोलते हैं हम जीडीपी। जीडीपी। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, इसमें एक वर्ड आता है डोमेस्टिक, इसी से ही समझ लो। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो गुड्स, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विस की मार्केट वैल्यू का सम है। मार्केट वैल्यू का मतलब जो बाजार में बिक रही है जिस वैल्यू पे, उसका सम होता है जीडीपी। अब समझे, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री की बाउंड्री में, विद इन द बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री प्रोड्यूस होते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू का क्या है? सम है, सम ऑफ मार्केट वैल्यू। इसलिए हम इसके अंदर एनएफआई को इंक्लूड नहीं करते। एनएफआई होता है बाहर से इनकम लाना, इसके अंदर तो हमारी कंट्री की इनकम आएगी। नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी भी आएगी नेशनल इनकम में, प्लस बाहर की इनकम एनएफआई भी आएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। Yes. डिफरेंस क्लियर है तुम दोनों को? अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो यस मैम। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, मीट शायद अभी 5 to 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा के ओवर करते हैं आज की क्लास, ठीक है? यस मैम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। देखो, हमें जीडीपी की ग्रोथ करनी होती है कि जीडीपी से हमारी कंट्री की ग्रोथ का भी पता लगता है। अगर ये कम होती जाएगी तो हमारी कंट्री के लिए डेंजर का साइन आएगा। जैसे कोविड में जीडीपी बहुत कम, आपको पता है 2 साल से पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जीडीपी कैसे आएगी? क्योंकि जीडीपी इज ऑल रिलेटेड टू मनी, मनी से ही तो रिलेटेड है, कितना पैसा कमा रहे हैं हम, वो सब जुड़ता जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर रह करके मैं कितनी अर्निंग कर रही हूँ, वो सब जीडीपी का ही तो पार्ट है। अगर पेंडेमिक के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग इतने ज्यादा सिचुएशन से गुजरे, तो जीडीपी हमारी बहुत कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट बजट का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिसीज लेके आए, इस तरह का खर्चा करें, ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी आए जिससे क्या हो, जीडीपी ग्रोथ ऑलवेज बढ़े।
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनवाना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जब रोड बनवाएगी, डैम बनवाएगी, इसके लिए लेबर को हायर करेगी। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या दे रही है, लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ में पॉजिटिव साइन आना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड प्रिपेयरिंग अ गवर्नमेंट बजट इज अ हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ को हमेशा बढ़ाते रहना। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? Yes, एनी ma'am. डाउट टू एनीबॉडी टिल हियर? no मैम। ओके, नेक्स्ट इज द, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ओवर करते हैं। ठीक है, Yes, बैलेंस्ड ma'am. रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, देखो क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपको भी पता है, तो कभी कभी रीजनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कि किसी रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, किसी रीजन में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नो डेवलपमेंट, या फिर किसी रीजन में तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि लाइक बहुत ज्यादा लोग अर्न करे। जैसे आपने देखा होगा, बिहार को क्या मानते हैं, थोड़ा पिछड़ा हुआ स्टेट मानते हैं, वहां पर ऐसा लोगों की मिथ्स भी है, और ऐसा है भी, वहां पर डेवलपमेंट ये सब चीजें कम है बिहार वाले एरिया में। और अगर हम डेवलपमेंट वाले हमारी इंडिया के अंदर स्टेट देखें तो चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के साथ साथ दिल्ली हो गया, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बहुत डेवलप्ड है। तो गवर्नमेंट बजट का मेन एम ये रहता है कि सब रीजन में बैलेंस ग्रोथ रहे। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिहार में भी अच्छे डेवलपमेंट्स हो, बिहार को भी मेट्रो सिटीज बनाना चाहती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का कि एक रीजनल ग्रोथ रहे। तो गवर्नमेंट इसी तरह से अपनी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बजट में लाती है, इंक्लूड करती है, ऐसे ऐसे वेज, ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर पॉलिसीज लाती है जिससे रीजनल ग्रोथ में बैलेंस बनता रहे, और साथ ही साथ रीजनल इम्बैलेंसेस रिमूव हो जाएं, जिससे हमारी ग्रोथ कम हो रही थी रीजनल इम्बैलेंसेस के कारण, इम्बैलेंसेस के कारण वो ग्रोथ अब बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो रीजनल इम्बैलेंसेस से क्या होता है, हमारी ग्रोथ हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज ग्रोथ। तो अगर एक रीजन की ग्रोथ बढ़ जाएगी और एक की कम हो जाएगी तो पूरा इफेक्ट हमारे इंडिया पे ही पड़ेगा, नेशनल इनकम पे ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है तुम्हें दो पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था Yes, ma'am. हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, सेकंड पॉइंट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ। क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी टिल हियर? आज के सेशन में कोई डाउट लेक्चर में? No मैम। No, ma'am. अच्छा ठीक है, ओके, आज हम ओवर करते हैं आज की क्लास। एक बात मुझे तुमसे पूछनी है, तुम दोनों को भी लिंक आया था? मैंने एक तो ऐप पर तुम्हें नोटिफिकेशन आई मेरी No क्लास मैम, की मेरे को 5 कुछ बजे नहीं। क्लास होगी? No मैम, मुझे कुछ नहीं अमीशा आया। तुम्हें, अमीशा तुम्हें आया था? एम आई I'm ऑडिबल टू अमीशा? I'm सुनी क्यों? सॉरी, आप क्या, शो नहीं किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आपने इंस्टॉल नहीं किया है ऐप? मैम किया था, किया है, वो है, पर वो शो नहीं किया उसमें। ओके, अच्छा, शो नहीं किया, मतलब आप लोगों को ना तो जूम लिंक का कुछ नोटिफिकेशन आया है और ना आपको टाइमिंग्स का नोटिफिकेशन आया है? Yes मैम, you are correct. Yes. ओके, हम एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लेते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट टेस्टिंग, हम टेस्ट कर रहे हैं स्मार्ट इंडिया ऐप में कि एक बार हम डाल के देखें हमारा लिंक कि आपको नोटिफिकेशन जाता ही नहीं जाता। ठीक है, आप दोनों एक काम करो, आप अपना जो स्मार्ट इंडिया का ऐप है, जो टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्टॉल करके रखिए बस। ठीक है, Yes मैम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। Thank you, mom. ओके।